उठ जा नालायक, तेरे जैसी औलाद किसी के घर पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत समय पहले सुरभिपुर गांव में विनय अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। विनय की माँ का कोई बीमारी के कारण कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। तब से विनय अपने पिता के साथ अकेले ही रहता है। विनय बहुत ही आलसी लड़का था। वो दिन भर बस अपने कमरे में सोया रहता था और कोई काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा उसके पिताजी ही उठाते थे। वो दिन भर दूसरे के खेतों में काम करते थे, लेकिन अब वो भी बूढ़े हो चुके थे। अब वो ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। एक दिन विनय के पिताजी काम करके घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि विनय अभी तक सो रहा है। अरे उठ भी जा कामचोर, और कितना सोएगा? आखिर कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है? जब से तेरी माँ गई है, इस घर का पूरा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। इतना बड़ा होकर एक बोझ सा दिन भर घर में पड़ा रहता है। चल अब उठ और घर को साफ कर दे कम से कम। अरे पिताजी, आप तो मुझे सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। अरे मूर्ख, दोपहर के 2 बजे बज रहे हैं और मैं अभी घर पर खाना खाने आया हूँ और तू कह रहा है कि सुबह हो रही है। पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? दोपहर के 2 बज गए और आप घर पर खाना खाने आए हैं। मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। जरा अपनी आंखें खोल और बाहर झांक कर देख। पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा आलसी है। बेटा देख, अगर मेरी इतनी उम्र ना हुई होती तो मैं तुझे कभी काम करने को नहीं कहता। लेकिन सच तो ये है कि मेरी अब उम्र हो चली है। अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं उठाई जाती। मैं काम करके आता हूं तो बहुत थक जाता हूं और कई दिनों से मेरे शरीर में बहुत कमजोरी भी है। क्या पिताजी, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं चाहता हूं तू एक बहुत मेहनती आदमी बन जाए ताकि गांव के सारे लोग तेरी इज्जत करें। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। चल अब जल्दी से खाना खा ले। इतना कहकर विनय घर से बाहर निकल जाता है। तभी रास्ते में एक गांव वाला दिखता है। विनय को देखकर वो आदमी उससे कहता है, अरे का बात विनय भैया, आज इतना सवेरे कितना उठबेल? इतना सवेरे उठकर गांव में घूम तबीयत बिगड़ जाए ना। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरी मर्जी कि मैं देर से उठूं या जल्दी उठूं। तुम अपने काम से काम रखो ना। का कहले, जब मन करी तो उठवा तो के लाज ना। तोहर बूढ़ बाप दूसरे के खेत में मजदूरी करके तोहरा अपन पेट पाला। तोरा तनी को लाज नहीं के लागत? बुढ़ापा में इतना काम करावत बारा। ये सारी बातें सुनकर विनय को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी बातें अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। जरा सा दिन भर काम क्या कर लेते हैं। मेरा तो मजाक उड़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते। लेकिन मैं भी एक ना एक दिन इन्हें बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। फिर देखता हूँ कौन मुझे क्या बोलता है। अभी तो मुझे बहुत थकन हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं पेड़ की छांव में सो लेता हूँ। इतना बोलकर विनय वहीं सो जाता है। तभी वहां से दूसरे गांव का साधु गुजर रहा था। क्या मूर्ख इंसान है, काम करने के बजाय यहाँ आराम से सो रहा है। तुझे कोई काम नहीं है क्या? साधु की बात सुनकर विनय की आंख खुल जाती है और वो उठकर बोलता है, अरे साधु जी, दिक्कत क्या है आपको? आप मुझे शांति से सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुसीबत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। कैसी मुसीबत है साधु जी? आप यहाँ से जाओ ना, मुझे शांति से सोने दो। मैंने तुम्हारे जितना आलसी आदमी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई ना कोई काम ढूंढने के बजाय तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गांव में काम ढूंढने ही निकला था, लेकिन गांव के एक आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए बस यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। अरे आलसी आदमी, ये क्यों नहीं कहता कि काम ढूंढने से निकला था, लेकिन मन नहीं किया तो यहाँ पेड़ के नीचे आकर बैठा है। लेकिन तुझसे बात करके मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे और भी जरूरी काम है। इतना कहकर साधु जी वहां से चले जाते हैं। वो एक बहुत विद्वान साधु थे।
लेकिन विनय पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो फिर से सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और विनय अपने घर जाता है। आज भी तुझे कोई काम नहीं मिला ना? पिताजी, मैं काम ढूंढने ही बाहर निकला था, लेकिन गांव के मनोज ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस इसलिए आज मुझे कोई काम नहीं मिल पाया। बेटा, तू तो रोज ही कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला किसी के बोलने से क्या होगा? अगर तूने काम ढूंढा होता तो तुझे जरूर मिल गया होता। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सच में काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल फिर से जाऊंगा और कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगा। इतना कहकर विनय खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह खाना खाकर विनय काम की तलाश में निकल जाता है और हमेशा की तरह जंगल में जाकर उसी पेड़ के नीचे सो गया। उसके पिता ने समझा कर थक चुके थे। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन विनय ने उठकर देखा तो उसके पिता अभी तक सो रहे थे। अरे पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं? आप हमेशा मुझे कहते हैं कि जल्दी उठाओ, और आज आप खुद ही इतनी देर तक सो रहे हैं। आज तो आपने खाना भी नहीं बनाया है। भला मैं खाली पेट काम ढूंढूंगा कैसे? पिताजी उठिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अरे विनय बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। तुम एक काम करो, बाहर में कुछ खा पी लेना, क्योंकि बेटा मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आज खाना बना सकूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? इतना कहकर विनय ने अपने पिता के सिर पर हाथ फेरा तो पाया कि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी, आपको बहुत ज्यादा बुखार है। आपका पूरा शरीर जैसे तप रहा हो। नहीं बेटा, बस मुझे हल्का सा बुखार है। एक दिन में ठीक हो जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत कर। नहीं पिताजी, आपको ज्यादा बुखार है। आप मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलिए। विनय तुरंत अपने पिता को गांव के ही एक वैद्य के पास लेकर जाता है। वैद्य हरिप्रसाद अच्छे से जांच करके विनय से कहता है, विनय, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके किडनी में इन्फेक्शन है, इसलिए उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, तभी तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। लेकिन वैद्य जी, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं ना? हाँ, उसके लिए तुम्हें 60,000 रुपए जमा करने होंगे अस्पताल में। ठीक है वैद्य जी, आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है विनय, मैं तुम्हें तब तक कुछ दवाइयां दे देता हूँ, वो अपने पिताजी को खिला देना, उन्हें कुछ राहत रहेगी। विनय गोपाल को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन अब उसे अपने आलसपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विनय आलसी जरूर था, लेकिन वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। माँ के चले जाने के बाद उसके पिताजी ही उसका सहारा थे। अब वो अपने पिताजी को भी नहीं खोना चाहता था। आज रात का खाना विनय ने ही बनाया। जो विनय हर रोज बिना किसी चीज की परवाह किए सोया रहता था, आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे उसके पिताजी की चिंता खाए जा रही थी। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। माँ के जाने के बाद काश मैं पिताजी के कंधों पर इतना ज्यादा बोझ न देता। आज उनकी ये हालत मेरी वजह से ही है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? अगर पिताजी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ की तरह वो भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ न कुछ करके मुझे जल्दी से पूरे पैसे जमा करने ही होंगे। विनय रात भर इसी चिंता में डूबा रहा। सुबह होते ही वो गांव के सरपंच के घर गया। क्या बात है विनय, तू आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? इतनी सुबह तेरी नींद कैसे खुल गई? मुखिया जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा अच्छा, तो तू यहाँ सुबह सुबह मुझे पैसे मांगने आया है? मुखिया जी, वैद्य ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेहनत, और वो भी तू? जा किसको पागल बना रहा है? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। बेचारा गोपाल तुझ जैसे भैंस को इतने दिन से पाल रहा था,
घर में बैठकर खिला रहा था। बुढ़ापे में इतना काम करेगा तो बीमारी तो होगी ही ना। सरपंच ने विनय को पैसे देने से साफ मना कर दिया। तब विनय गांव के एक सेठ के पास जाता है। वो सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। गांव का हर व्यक्ति विनय की आदतों से परिचित था। विनय को देखते ही सेठ कृष्णकांत बोला, अरे वो भाई विनय, आज तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे? सेठ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ जी, वैद्य ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले चाहे आप अपने खेतों में मुझे जितने साल भी काम करवा लेना, मैं करने को तैयार हूँ। अरे तुझे सुबह सुबह पागल बनाने को नहीं मिला था क्या? तुम्हें ये पूरा गांव जानता है। रोज अपने पिताजी से बोलकर निकलता है कि काम ढूंढने जा रहा हूं और दिन भर जंगल में सोया रहता है। तू खाकर अपनी थाली तो धो नहीं सकता, खेतों में क्या खाक काम करेगा? सेठ की बातें सुनकर विनय को अपनी आदतों पर बहुत पछतावा होता है और वो निराश मन से वहां से चला जाता है। आज भी विनय इस पेड़ के नीचे जाकर बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी थी। आंखों में पछतावे के आंसू थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतना आलस नहीं करना चाहिए था। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे आलसपन की वजह से आज मुझे गांव में कोई भी काम देने को तैयार नहीं है और पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। लेकिन अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। पिताजी सही कहते थे, अपनी इसी आलसपन की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे कोई रास्ता तो दिखाइए भगवान। तभी वो साधु उस दिन फिर से उसी रास्ते से जा रहा था जिसने उस दिन विनय को फटकार लगाई थी। उसने विनय को रोते हुए देखा तो वहीं रुक गया और उससे बोला, मैंने तुझे कहा था ना, तुम्हारे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है और तूने मेरी बात को मजाक समझ लिया था। आपने बिल्कुल सही कहा था महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और गांव में हर किसी ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है। देख मेरे बच्चे, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता और तेरी मदद किसी ने इसलिए नहीं की क्योंकि तू बहुत बड़ा आलसी है। उनको इस बात का डर है कि उनके पैसे डूब जाएंगे। अगर आज तू काम कर रहा होता तो तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं पिताजी को खोना नहीं चाहता। उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। साधु ने देखा कि विनय को सच में अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो अपनी गलती सुधारना चाहता था। इसलिए साधु ने एक छोटी सी पोटली निकाली और विनय को देते हुए कहा, विनय, इस पोटली में जादुई भस्म है। इस भस्म को तुम हमेशा अपने पास रखना। इससे तुम्हारा सारा आलसपन दूर हो जाएगा और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम जानवरों की तरह दिन रात काम करके अपने पिता के इलाज के लिए बहुत जल्दी पैसे जोड़ लोगे। महाराज, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? आपने मेरी इतनी मदद की है तो कृपया मुझे इतना बता दीजिए कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मैं पैसे जोड़ पाऊं, क्योंकि इस गांव में तो मुझे कोई भी काम देने वाला नहीं है। वो सब तुम इस भस्म पर छोड़ दो। इसे अपने पास रखना। तुम्हें रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। जैसे कि अभी तुम यहाँ जंगल में हो तो तुम्हें ढेर सारी लकड़ियां मिल जाएंगी और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। और यहाँ से कुछ दूर जाने पर बहुत सारे फलों के पेड़ मिलेंगे। उन फलों को तोड़कर भी तुम बाजार में बेच सकते हो। विनय ने वो भस्म अपने पास रख ली और साधु वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। साधु के कहे अनुसार विनय ने लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ी जमा कर ली। अरे वाह, मैंने तो कितनी सारी लकड़ियां जमा कर ली है। सच में ये भस्म तो जादुई है। इससे तो मेरे पूरे शरीर में फुर्ती आ गई है। इतना कहकर विनय सारी लकड़ियां लेकर गांव में गया और उसकी सारी लकड़ियां बिक गईं। शाम को विनय घर आया और उसने पैसे जोड़े तो पाया कि आज लकड़ियां और फलों को बेचकर उसे पूरे 5,000 रुपए मिल चुके थे।
ऐसे तो मैं बहुत जल्दी 55,000 रुपए जमा कर लूंगा। अब कल से मैं और दोगुना काम करूंगा ताकि पिताजी का इलाज जल्दी से जल्दी कर सकूं। अगले दिन सुबह होते ही विनय जंगल से लकड़ियां लेकर गांव में आ गया। इस तरह से विनय को दिन रात काम करते देख गांव वाले हैरान थे। अरे भैया गोपाल, ये आजकल विनय वालबा तो दिन रात बस काम में लग रहेला। सवेरे से संजाले खेत में गल रहेला और रात में था के चुपचाप सूत जाला। हम तो कहता नहीं, एक कुछ बात जे सेन होबा का जाने प्रेम में फंस गबा भी आके टेंशन बा। अरे ना भैया, ई सब तो बस दिखावा। कुछ दिन पहले हम बात कही नहीं तो हम परे बौखलाग रहले। दिन रात जानवरों की तरह काम करके एक ही हफ्ते में विनय ने 40,000 रुपए जमा कर लिए थे। ईश्वर की कृपा से 40,000 रुपए तो जमा कर लिए हैं मैंने, लेकिन अब मुझे 10,000 रुपए और चाहिए। मुझे जल्द से जल्द ये पैसे भी जमा करने होंगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पिताजी की तबीयत और भी खराब होती जा रही है। विनय ने गोपाल के पास जाकर देखा तो उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। खांसी ने गोपाल को अंदर से और तोड़ दिया था। वह बहुत कमजोर हो चुका था। ये सब देखकर विनय और चिंतित हो गया। मुझे कल ही पिताजी को वैद्य के पास लेकर जाना होगा। मैं कल ही सेठ जी के पास फिर से जाऊंगा काम मांगने। हो सकता है इस बार वो मुझे काम दे दे। अगले दिन फिर से विनय सेठ के पास जाता है। सेठ जी, उस दिन तो आपने मुझे आलसी कहकर भगा दिया था, लेकिन मैंने पूरी मेहनत करके 40,000 रुपए जमा कर लिए हैं। अब सिर्फ 10,000 रुपए घाट रहे हैं मालिक। कृपया मेरे पिताजी की जान के खातिर मुझे काम दे दीजिए। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैं दिन रात काम करूंगा मालिक, कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। अच्छा ठीक है विनय, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे खेतों को जोतना पड़ेगा। जितने बीघा खेत तुम जोतोगे उतने में तुम्हें दूंगा। मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, तो मैं अभी से ही काम शुरू कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। दिल में अपने पिताजी को बचाने की उम्मीद लिए हुए विनय खेतों में हल चलाना शुरू कर देता है। दिन भर बिना आराम किए वह खेतों में काम करता रहा। उसकी मेहनत का पसीना ये गवाही दे रहा था कि उसके दिल में पछतावे की आग जल रही थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन विनय अभी भी काम कर रहा था। अगले दिन सुबह सेठ अपने खेतों पर आया तो उसने देखा कि विनय अब तक काम कर रहा था। वह अपने 10 बीघा खेत को जोता हुआ देखकर हैरान रह गया। अरे वो लड़के, तू इतनी मेहनत करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। तूने कल से बिना आराम किए मेरे 10 बीघा खेत को जोत दिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें 15,000 रुपए दूंगा। आज ही तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। विनय तुरंत वह पैसे लेकर अस्पताल में वैद्य के पास जमा कर देता है और अपने पिताजी का इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद ही विनय के पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बेटा, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है तुझ पर। आज तेरी वजह से मेरी जान बच पाई है। आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है। पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? माँ के जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाला है। गोपाल के ठीक हो जाने के बाद भी विनय ने अपना काम नहीं छोड़ा। एक दिन विनय हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। कैसे हो विनय? विनय ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वही साधु खड़े थे। उन्हें देखकर विनय बहुत खुश हुआ। अरे महाराज, आप यहाँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उस भस्म की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। मेरे पिताजी का भी अच्छे से इलाज हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है। आपकी वजह से आज मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आपका ये आभार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु मुस्कुराए और विनय से कहा, अरे बेटा विनय, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि वो भस्म भी जादुई नहीं थी। मैंने तो बस तुम्हारा आत्मविश्वास जगाने के लिए कहा था कि वो भस्म जादुई है, ताकि तुम इसी के सहारे काम कर सको। ताकत इस भस्म के अंदर नहीं, बल्कि असली ताकत तो तुम्हारे अंदर है। मैं तो बस तुम्हारे अंदर सोए हुए मेहनती इंसान को जगाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो भस्म तो बस राख थी बेटा। जादू तो तेरे अंदर था, जिस पर तूने कभी विश्वास ही नहीं किया।
क्या आप सच बोल रहे हैं साधु जी? इसका मतलब वो कोई जादुई भस्म नहीं थी? विनय की आंखों में चमक थी पर होठों पर मुस्कान। उसे अब समझ आ गया था कि सच्चा चमत्कार किसी चीज में नहीं बल्कि इंसान की लगन और आत्मविश्वास में होता है।